तो हो सकता है कि 2 से 3 सीटें मुकेश सहनी को मिलती हुई नज़र आएँ। अब ये दरभंगा की सीट होने वाली है या खगड़िया की होने वाली है, मुज़फ्फरपुर की होने वाली है और झांझरपुर की होने वाली है, कई सुपौल होने वाली है, कई सीटें हैं जिसकी लगातार चर्चा है। लेकिन ये अंतिम रूप से जब मीटिंग होगी उसके बाद हो सकता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का भी लगभग ऐसा लग रहा है कि आज दोनों दलों की या तीनों दलों की बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है और यहाँ पर जो नाम है वो तय हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर मानिए कि मुकेश सहनी अगर जो महागठबंधन में आते हैं तो बीजेपी के लिए कई सीटों के ऊपर फर्क पड़ सकता है, नजर आ सकती है। अगर मुकेश सहनी आते हैं तो उनका जो वोट परसेंटेज है उनके पक्ष का वो ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए लगातार ये कोशिश हो रही है, क्योंकि अभी पूरा चुनाव ओपन है, खुला हुआ है। तो ऐसे में अगर मुकेश सहनी आते हैं तो जाहिर बात है कि उनको 2 से 3 सीटें अगर दी जाती हैं तो वोट परसेंट जो महागठबंधन का है वो शायद बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में। बिहार की राजनीति के बारे में बात करेंगे। बिहार में जो खलबली मची हुई है, एनडीए की बात करें सीट बंटवारा हो जाता है। एनडीए की बात करें 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चिराग पासवान 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशियों का ऐलान भी होता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उन्होंने सभी सीटों पर ऐलान कर दिया है। लोजपा की बात करें तो उन्होंने भी ऐलान किया है, लेकिन कसमकस की स्थिति में फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानियां महागठबंधन झेल रहा है बिहार में। बिहार की बात करें तो एक दल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ है। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव की बात करें, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी का विलय किया है। उसके बाद दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा। दावे के साथ साथ निर्दलीय नामांकन भी भर के आ जाते हैं 4 अप्रैल को। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अल्टीमेटम देती हुई नजर आ रही है। लेकिन जहां एक तरफ महागठबंधन में पप्पू यादव हैं, तो एक और दल महागठबंधन ने जुड़ने की कोशिश कर रहा है, या कहें कि महागठबंधन में एंट्री चाहता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर चुनाव लड़ना है। और ये दल है विकासशील इंसान पार्टी का, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी की बात करें, अब चर्चाएं चल रही हैं कि वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और आरजेडी का दामन थाम सकते हैं और कम से कम वो 3 से 4 सीटों की मांग कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि आज फैसला हो जाएगा, लेकिन देखना होगा। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या लगता है कि मुकेश सहनी जिस तरीके से अब सुर्खियों में आ गए पप्पू यादव के बाद, कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ बढ़ सकते हैं। तेजस्वी यादव के साथ आज दूसरी बार मुलाकात होती हुई नजर आएगी और इस मुलाकात के बाद खुद तेजस्वी यादव ऐलान करते हुए नजर आ सकते हैं। तो आरजेडी की तरफ बिल्कुल कंफर्म मान लिया जाए मुकेश सहनी अब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो। देखिए नाज़मीन, बिल्कुल बिहार की राजनीति को लेकर पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं और मुझे याद है कि मैं आप ही के साथ प्रोग्राम कर रहा था, उस समय भी आपने यही बात रखी थी कि क्या जो एनडीए कुनबे से उनको जो कह सकते हैं निराशा मिली है, क्या उसको इंडिया गठबंधन के जरिए आशा में तब्दील कर पाते हैं। और तब भी हम लोगों ने ये बात की थी कि हो सकता है, क्योंकि देखिए 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है और ये कहा जा रहा है कि लगभग दर्जन भर के आसपास तो उनके प्रत्याशी अनाउंसमेंट हो गए। लेकिन अभी भी आप देखें तो 14 से 15 नाम ऐसे हैं जिनको सामने लेके आना है और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे कई जगह सीटें हैं जहां पर उनको कोई बहुत मजबूत नाम नहीं मिल रहे। इसीलिए जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, उनसे भी बातचीत होती है। हालांकि पहले भी बात हुई थी, लेकिन अब ये बातचीत इस दौर में आ गई है कि लगभग 2 से 3 सीटें उनके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। देखिए पहले भी हम बात करते रहे इस बात को लेकर कि अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत होना है तो तमाम दलों को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा और यही उनकी मजबूती, यही उनकी ताकत। आपने देखा बीजेपी या एनडीए कुनबा लगातार खुद को इसलिए मजबूत करता है ताकि किसी भी सीट के ऊपर वो कमजोर ना नजर आए। इसीलिए चाहे वो हम कह सकते हैं पशुपति पारस का भी साथ हो, चाहे वो मांझी का साथ हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा का साथ हो, कितनी पार्टियां ऐसी हैं जिनको वो साथ लेकर चलना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी या आरजेडी की बात करें तो देखिए हर बार ऐसा होता है कि कोशिश तो हर बार होती है, लेकिन लोगों को लेकर आने का कह सकते हैं कि जो प्रथम जो कदम है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी चूक जाती है, क्योंकि महागठबंधन तो पहले भी था और मुकेश सहनी पहले भी 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे और तीनों ही सीटों पर चुनाव हालांकि वो हार गए थे, खुद मुकेश सहनी भी चुनाव हारे। लेकिन देखिए अगर आप बेहतर कह सकते हैं एक फील्डिंग लगाएंगे तो जाहिर बात है कि नतीजे आपको। जैसे कि सर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए पप्पू यादव खुश नहीं है, पूर्णिया सीट नहीं मिल पाती है, निर्दलीय नामांकन भरते हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी का आरजेडी की तरफ कदम बढ़ाना क्या सही होगा?
देखिए, नाज़मीन अगर पप्पू यादव की आप बात करते हो, देखिए वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं। अब ये नहीं कह सकते कि वो अलग पार्टी हैं, अलग दल हैं और बिल्कुल जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिस तरह से अपने दल का विलय उन्होंने किया, उसके बाद जो सीटों का बँटवारा होता है, हालाँकि ये बात सही है कि वो पहले से कहते रहे हैं कि भई पूर्णिया सीट पर मुझे चुनाव लड़ने का मौका दीजिए। लेकिन उन सब के बावजूद भी क्योंकि आपने पहले भी देखा कि लालू यादव से उनकी मुलाकात होती है, तेजस्वी के साथ भी मुलाकात होती है, कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, उनके साथ भी मुलाकात होती है। लेकिन उन सब के बावजूद भी पप्पू यादव को एक तरीके से पूर्णिया सीट नहीं दी जाती या यूं कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी के हिस्से में पूर्णिया सीट नहीं आती है और इसी को लेकर लगातार पप्पू यादव के जो सुर हैं वो बिगड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, मैं चुनाव यहीं से लड़ूंगा, तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। और आपने कहा भी शुरुआत में कि जिस तरह 4 यानी कल उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया, नामांकन भी फाइल कर दिया। अब जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है समर्थन वो जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं बीमा भारती उनके लिए है। तो यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि पप्पू यादव कहीं न कहीं हाशिए पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए इसमें 2-3 कारण और भी हैं अगर नाज़मीन बात करें कि पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास लोग नहीं हैं। आप देखिए कि अगर 9 सीटें उनको मिली हैं तो अभी तक 3 मात्र ऐसे नाम हैं जो फाइनल कर पाए, 6 नाम अभी भी मझधार में हैं, वो कौन होने वाले हैं? तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार जैसे राज्य में और खासकर यूपी जैसे राज्य में जहाँ पर राजनीति जो है वो कह सकते हैं कि बच्चा-बच्चा जानता है और यहाँ पर राजनीति का एक अलग तरह का रुख और माहौल दिखाई देता है, तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे नाम नहीं हैं जो उनके लिए कह सकते हैं चुनाव में उतर पाएँ। इसीलिए ये कहा जा रहा था कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के लिए 2 मजबूत हाथ बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों ही सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के जो कह सकते हैं कि प्रत्याशियों के बारे में ना सोचते हुए आरजेडी ने दोनों को एक तरीके से अलग-थलग कर दिया, तो ये माना भी जा रहा है। और कई राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये कमज़ोर करने की साजिश है। इसीलिए बेगूसराय पे सीपीआई के प्रत्याशी नज़र आते हैं, पूर्णिया पर जो है बीमा भारती नज़र आती हैं आरजेडी की। तो कई तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर ये लग रहा है कि पप्पू यादव जो है वो मझधार में फँसे हुए हैं। अब किस तरफ उनकी कश्ती जाती है ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर मान के चलिए कि यहाँ पर जो पप्पू यादव हैं उनके लिए स्थिति कोई बहुत स्पष्ट या कोई बहुत बेहतर नज़र नहीं आ रही है। सर, आपके ही जवाब से एक सवाल यहाँ पर जी। बनता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में कमजोर पड़ी, बिल्कुल। पप्पू यादव के लिए कोई स्टैंड लेती हुई जी, नजर नहीं आई। जी। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें, ये मांग भी मुकेश सहनी करते हुए जी। नजर आ रहे हैं। पहले भी चुनाव इस सीट पर लड़ चुके हैं, जीते नहीं बेशक, लेकिन इस बार भी मांग है और ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आती है। तो क्या आरजेडी यहाँ पर कोशिश करेगी मुजफ्फर सीट लेने के लिए? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, और यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखिए, महाराष्ट्र में संजय निरुपम ने भी इस्तीफ़ा दिया है कुछ दिन पहले और बड़ी उसको लेकर चर्चाएँ भी हुई। लेकिन उनका कहने का मतलब क्या था कि भई आप महाराष्ट्र में इस तरह से उद्धव ठाकरे गुट के सामने समर्पण कर रहे हैं, जो सीट आप जीत सकते थे वो उनको गिफ्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी कहाँ बचा रहे हैं? देखिए, आपको अगर सीटें मिल भी रही हैं तो वो सीटें मिल रही हैं जहाँ पर आपको जीतने की उम्मीद नहीं है, और जिन सीटों पर जीतने की उम्मीद है वहाँ पर दूसरा दल जो है वो लगातार उनके ऊपर प्रभाव बनाता है और आपको वहाँ से बाहर कर देता है। ऐसे ही कमोबेश बिहार में भी हम देख रहे हैं कि पूर्णिया हो, बेगूसराय हो या फिर मुजफ्फरपुर हो, ये जो सीटें हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दमखम नज़र आया है। लेकिन जिस रणनीति के तहत, जिस नीति के तहत इन 3-4 सीटों से भी कांग्रेस पार्टी को गायब किया जा रहा है, वो अपने आप में बेहद चिंता का सबब भी है। और पप्पू यादव जो बात कह रहे हैं वो यही बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई पूर्णिया पे लगातार हमारी माँग पहले से थी। और पप्पू यादव का देखिए, अगर हम वो भी जो उनका कहने का अर्थ है वो भी अगर समझें, तो पप्पू यादव 3-4 बार यहाँ से निर्दलीय के रूप में चुनाव जीत चुके हैं। तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा कद उनका पूर्णिया सीट पर है। अगर यहाँ पर वो चुनाव में जाते, चुनाव जीतते, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं मजबूत होती हुई नज़र आती है। आपको याद होगा 2019 में कि 40 में से 39 सीटें जो है एनडीए कुनबे में चली जाती हैं। एकमात्र सीट जो जीतती है वो कांग्रेस पार्टी जीतती है, किशनगंज। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी वापसी करने का सुनहरा मौका था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि, और जो पप्पू यादव भी लगातार जो बात कह रहे हैं वो यही बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और संजय निरुपम की बात हम कर ही रहे थे कि ये जो लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि भले ही सहयोगी दल आपके साथ हैं, लेकिन वो आपके साथ होकर आपके नहीं हैं। वो लगातार अपनी ताकत मजबूत कर रहे हैं, आपको ताकतवर होने का मौका नहीं दे रहे हैं। और यही बात पप्पू यादव बारंबार कह रहे हैं, संजय निरुपम भी कह रहे हैं, तमाम सारे और लीडर्स भी कह रहे हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह से आत्मसमर्पण करेगी तो वो पार्टी वाकई कमजोर हो जाएगी। अगर छोटा सा आप अगर बोलने का मौका दें तो यूपी के बारे में बात करना चाहूंगा कि देखिए, यूपी में भी शुरुआत में 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जा रही थी। वो तो ये हो कि जयंत चौधरी एनडीए कुनबे में चले जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 17-18 सीटें आ जाती हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जो प्रभाव
प्रभाव रखते हैं अपना, वो कांग्रेस पार्टी को उभरने नहीं दे रहे। और कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत होना है नाज़रीन, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि खुद के दम पर मजबूत होना पड़ेगा। अगर वो इस तरह से आत्मसमर्पण करेगी तो उनकी पार्टी कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। सवाल ये भी बन रहा है कि मुकेश सहनी 4 सीट, वहीं आरजेडी 2 जी। सीट देती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या सहमति बनती हुई नजर आ सकती है? और ये 2 सीटें कौन-सी हो सकती हैं? क्या लगता है आपको? देखिए नाज़रीन, अभी मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि महागठबंधन के पास भी कोई बहुत उपाय नहीं है। हम जो बात कर रहे थे अभी कि ऐसी लगभग अभी 14-15 सीटें जहाँ पर अभी आरजेडी को अनाउंसमेंट करना है, 6 सीटें ऐसी हैं जिस पे कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट करना है। तो उनको भी लग रहा है कि अगर लोग आएँगे तो साथ में उनके प्रत्याशी 3-4 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो कम से कम ये होगा कि भई इन सीटों पर दमदार प्रत्याशी तो नज़र आएँगे। तो हो सकता है कि 2 से 3 सीटें मुकेश सहनी को मिलती हुई नज़र आएँ। अब ये दरभंगा की सीट होने वाली है या खगड़िया की होने वाली है, मुजफ्फरपुर की होने वाली है और झांझरपुर की होने वाली है, कई सुपौल होने वाली है, कई सीटें हैं जिसकी लगातार चर्चा है। लेकिन ये अंतिम रूप से जब मीटिंग होगी, उसके बाद हो सकता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का भी लगभग ऐसा लग रहा है कि आज दोनों दलों की या तीनों दलों की बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है और यहाँ पर जो नाम है वो तय हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर मानिए कि मुकेश सहनी अगर जो महागठबंधन में आते हैं तो बीजेपी के लिए कई सीटों के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, छोटा-सा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिटिंग एमपी के टिकट काट रही है। कह रहे हैं कि विवादित बयानों के चलते टिकट काटे जा रहे हैं। कितने बड़े-बड़े चेहरों के टिकट काट दिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में उदाहरण है। वहीं मुकेश सहनी 3 सीटों पर 2019 में चुनाव लड़े, हार जाते हैं। फिर हारे हुए दल पर भरोसा आरजेडी कैसे कर रही है? देखिए, बिल्कुल आरजेडी के पास में बहुत सारे ऑप्शन नहीं हैं अगर हम देखें, क्योंकि आप अगर 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें भी 26 सीटें आरजेडी के पास हैं, तो क्या आरजेडी के पास वो चेहरे हैं जो जीत में अपने आप को तब्दील कर सकें? क्योंकि तेजस्वी एक माहौल बना सकते हैं, लेकिन क्या वाक़ई में वो माहौल जो है वोटों में तब्दील हो पाएगा? आपने देखा कि 2019 में एक भी सीट कह सकते हैं आरजेडी को नहीं मिलती। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लालू के प्रभाव के बावजूद भी एक भी लोकसभा सीट ना मिलना अपने आप में ये बताता है कि उत्साह में लोग रैलियों में तो आते हैं, लेकिन क्या रैली में आने के बाद वो वोटों में तब्दील हो पाएँगे? इसको लेकर तेजस्वी भी लगातार सोच रहे होंगे, लालू भी सोच रहे होंगे और अगर ऐसा होता है तो ये मानकर चलिए कि 10 से 12 सीटें जो है वो महागठबंधन जो है उसको मिलती हुई नज़र आ सकती है। अगर मुकेश सहनी आते हैं तो उनका जो वोट परसेंटेज है उनके पक्ष का वो ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए लगातार ये कोशिश हो रही है, चूँकि अभी पूरा चुनाव ओपन है, खुला हुआ है, तो ऐसे में अगर मुकेश सहनी आते हैं तो ज़ाहिर बात है कि उनको 2 से 3 सीटें अगर दी जाती हैं तो वोट परसेंट जो महागठबंधन का है वो शायद बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर महागठबंधन को जीतना है तो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने पक्ष में लाना होगा और ऐसे में जितने भी दल हैं अगर वो उनके सहयोग में आते हैं तो ये जो परसेंटेज अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुकेश सहनी की बात करें तो आरजेडी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं इस लोकसभा चुनाव में। अब यही देखना होगा कि जो चर्चाएं तेज हो रही, तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद सीटों को लेकर फैसला होता हुआ नजर आएगा। आरजेडी के कोटे से सीटें दी जाएंगी। अब यही देखना होगा कितनी सीटें दी जाएंगी, मुकेश सहनी खुश होते हुए नजर आएंगे या फिर कुछ और समीकरण बिहार में बनता हुआ नजर आ सकता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।